सी पार्ट है लेंथ में। जब ऑब्जेक्ट को हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि ऑब्जेक्ट को अगर हम कन्वेक्स लेंथ में पी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां बनेगी, उसका नेचर क्या होगा और उसका साइज क्या होगा। दूसरा हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को अगर हम एफ पे रखे, फोकस पे रखे, तो इमेज का नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा और कहां पे बनेगा, उसका प्लेस क्या होगा इमेज का। अब जो सी पार्ट है, सेकेंड वीडियो में मैं अब सी पार्ट को कवर कर रहा हूं। सी पार्ट है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f। दो में तो हमने पढ़ लिया, एफ और ओ के बीच में ऑप्टिकल सेंटर था वो। फिर एट एफ, अब हम एफ से पीछे जाएंगे तो एफ और 2f के बीच में आएंगे। तो कन्वेक्स लेंस में अगर आप ऑब्जेक्ट को एफ और 2f के बीच में डालोगे, अगर हम यहां प्लेस करें, ये फर्स्ट फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस साइड सेकंड फोकस और सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमें रखना है एफ और 2f के बीच में। ये देखिए यहां आ गया, ये यहां से रिफ्रैक्ट होके गया फोकस से, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा रिफ्रैक्शन के बाद। तो ऑब्जेक्ट है एफ और 2f के बीच में, तो एक पैरेलल लाइन जो फोकस से गई, दूसरी लाइट रे आपकी जाएगी, ये देख, जो ओ से जाती थी लाइट रे वो हमेशा जिस रास्ते जा रही है उसी रास्ते सीधी चली जाएगी, रिफ्रैक्ट नहीं होती। ये दोनों इंटरसेक्ट कहां हुआ, यहां पे 2f से पीछे। तो आपका इमेज का पोजीशन क्या बना, देयरफॉर इमेज इज फॉर्म कहां बना, बियॉन्ड 2f, मतलब 2f से पीछे बना। दूसरा, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज नीचे फॉर्म किया है, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाता है नीचे में, रियल एंड इनवर्टेड। थर्ड में आपका है ऑब्जेक्ट का साइज, ये देखिए इतना सा है और इमेज का साइज देखिए बड़ा सा है, जिसका मतलब है एन लार्ज। हाईली एनलार्ज तो नहीं, बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा इमेज का साइज। अब आते हैं डी पार्ट में, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f। जैसे कनकेव मिरर में था एट सी, तो सेम साइज बना था, रियल एंड इनवर्टेड बना था और सी पे ही बना था। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज भी फॉर्म होता है। सेम वे में 2f भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। तो इस केस में अगर आप चलते हैं तो ऑब्जेक्ट अगर 2f पे रखोगे तो इमेज भी 2f पे ही बनेगा। देखिए कैसे, ये देखिए, ये आपका लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकेंड फोकस और सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रखना है 2f पे, तो एक लाइट रे तो पैरेलल जाएगी, जो कि कहां से पास होनी है, 2f से पास होगी। दूसरी लाइट के जब o से पास होती है दिखाओगे, देखो 2f पे आके कट जाएगा। तो इमेज, ऑब्जेक्ट अगर 2f पे रखोगे तो इमेज भी 2f पे बनेगा, और इस केस में साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द इमेज ऑलवेज सेम रहेगा। तो हमारा इमेज का क्राइटेरिया क्या रहा, पहला बना एट 2f, कहां बना, 2f पे था तो इमेज भी 2f पे बना। दूसरा क्या बनेगा, मैंने बता रखा है प्रिंसिपल एक्सिस से अगर बिलो हो इमेज तो क्या बनता है वो, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। थर्ड क्या क्राइटेरिया था कि इमेज का साइज क्या होगा, तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज हर वक्त सेम रहेगा जब 2f पे हो या मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। इसका मतलब है सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने देखा अभी तक जितने भी इमेज फॉर्मेशन आपने पढ़ा उसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट को मिरर के जितना करीब रखोगे या लेंस के जितना करीब रखोगे, इमेज का साइज उतना ही बड़ा होता जाएगा। ऑब्जेक्ट को जितना ही लेंस या मिरर से दूर लेते जाओगे, इमेज का साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। और एक ऐसा कंडीशन आएगा जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालोगे तो सेम साइज का बनेगा। अब अगर इससे बाहर रखोगे तो ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज छोटा होता चला जाएगा। तो अब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट को 2f से बियॉन्ड, मतलब 2f से पीछे डालना है। 6 केसेस में आएंगे। हमारा 5th केस बनेगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। तो आइए देखते हैं क्या बनता है इसमें। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये फर्स्ट फोकस, ये फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेकंड फोकस, ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, तो 2f से बियॉन्ड मीन्स 2f से पीछे। जब ऑब्जेक्ट था ना 2f और f के बीच में, जब इससे पहले आपने जो डी पार्ट में पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट को हमने f और 2f के बीच में रखा था तो इमेज बना था बियॉन्ड 2f। अब हमने ऑब्जेक्ट की प्लेस को बियॉन्ड 2f कर दिया तो इमेज बनेगा f और 2f के बीच में, उल्टा हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट का सबसे पहला हम बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, जो कि कहां से पास हो रही है, फोकस से। ये पहला हमेशा याद रखिएगा। सेकंड आपका पास हो रहा है, देखिए बीच में इंटरसेक्ट हुआ तो इमेज कहां बना, इमेज इज फॉर्म्ड फर्स्ट में कहां पे बना है, f और 2f के बीच में, बिटवीन f एंड 2f। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो रियल एंड इनवर्टेड। थर्ड ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज में फर्क आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे इमेज आपकी छोटी हो जाएगी। जब 2f से पीछे रखना, 2f तक तो इक्वल था, 2f से पहले लार्ज बन रहा था, अब 2f से पीछे रखोगे तो छोटा होता जाएगा, यानी कि डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉलर होता है। लास्ट इसमें केस है जब ऑब्जेक्ट को लेंस से काफी दूर रखे, मतलब इन्फिनिटी पे रखे। इन्फिनिटी का क्या केस बनेगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो लेंस पहले बनाया हमने, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट फोकस, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड फोकस, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रखना है काफी दूर लेंस से, तो इमेज क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया यहां, पैरेलल दिखाते हैं हम, तो ये पैरेलल लाइन हमेशा फोकस से ही पास होती है। तो इमेज कहां बना आपका, इमेज इज फॉर्म्ड पहला एट f, याद होगा सेकंड केस मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट को अगर f पे रखोगे तो इमेज हमारा इंफिनिटी पे बनेगा। अब उसका उल्टा हो गया, ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज हमारा फोकस पे बनेगा। ये रियल एंड इन्वर्टेड होता है, छोटा इमेज बनता है, दिखता है लेकिन काफी छोटा होता है, इन्वर्टेड। और थर्ड केस बनेगा हाईली डिमिनिश्ड, मतलब काफी छोटा, डिमिनिश्ड। ठीक है, ये तो हमने 6 केस पढ़ लिया। 2 केस मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था और 4 केस मैंने अभी वाले वीडियो में बताया। कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, जब ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट प्लेसेस पे रखेंगे तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसका प्लेस क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा और उसका साइज क्या होगा। तो उम्मीद है आपको ये 6 के 6 केस समझ में आए होंगे। अब आगे है आपका इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस। उसमें बस 2 ही केस पढ़ना है, एक लेंस के करीब जो ऑब्जेक्ट को रखना है नियर बाय, और एक लेंस से फार मतलब दूर रखना है ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां बनेगी। चलिए देखते हैं उसका भी। ये केस है अब आपका इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस। तो फर्स्ट में हम लगते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द लेंस, और इसी को हम कह देते हैं बिफोर 2f, मतलब 2f से पहले कहीं भी रख दो, f और o के बीच में रख दो, f और 2f के बीच में रख दो, लेकिन 2f से पहले रखना है। तो हम क्या करते हैं, कनकेव लेंस पता है आपको, ये पतली कमरिया वाली होती है। तो हमने बस ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, ये हमारा फर्स्ट फोकस, ये हमारा सेकंड फोकस, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट वाला, ये हमारा सेकंड फोकस और ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखना है 2f से पहले, आप चाहो तो यहां रखो, कहीं भी रख दो। तो मैं अभी यहीं पे रख रहा हूं, f से थोड़ा सा पहले, थोड़ा छोटा बना दे क्योंकि लेंस हमने छोटा सा बना दिया। ये पैरेलल जाएगी तो आपको पता है ना, एक कन्वेक्स लेंस तो होता है कन्वर्जिंग, उसमें लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से मिलती है। बट कनकेव में उल्टा होता है, कनकेव में जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी वो डाइवर्ज हो जाएगी, मतलब फोकस की ओर ना जाके अलग दूसरे डायरेक्शन में जाएगी। जब आप इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे ना तो अब ये फोकस से पास होता हुआ दिखेगा, एक्चुअल में आपका अलग जाएगा वो, लेकिन जब उसको स्ट्रेट लाइन में पीछे मिलाओगे तो आपका फोकस से पास होता हुआ दिखता रहेगा। दूसरा आपको दिखाना है ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि सीधी चली जाती है, वो कहीं मुड़ती नहीं है। इन दोनों का इंटरसेक्शन यहां पे हुआ। अब आप देखो, ऑब्जेक्ट जिस साइड में था इमेज भी उसी साइड में बना है, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था इमेज उसका काफी छोटा बना है, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बना है। तो मैंने पहले ही बताया था, ऑब्जेक्ट जिस साइड में हो इमेज भी उसी साइड में बने तो हमेशा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। साथ ही साथ
इमेज का साइज देखो यहाँ पे छोटा बन रहा है, तो इमेज का क्राइटेरिया क्या रहा? सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहला केस तो ये हुआ, प्लेस ऑफ द इमेज हो गया हमारा। सेकंड में है नेचर ऑफ द इमेज, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरा साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश, काफी छोटा बनता है। ठीक है, चलिए सेकंड केस हमने कहा था ना कि कनकेव लेंस में बस दो ही केस पढ़ना है। एक नियर मतलब 2f से पहले के ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, दूसरा था 2f से बाद में हमें प्लेस करना है, यानी कि लेंस से थोड़ा दूर रखना है। ऑब्जेक्ट is placed beyond 2f or very far from the lens। तो अब आप देखो क्या बनेगा। हमने कनकेव लेंस बना दिया, एक प्रिंसिपल एक्सिस जो कि O से पास हो रहा है, फर्स्ट फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट वाला, ये सेकंड फोकस, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को 2f से पहले बिफोर रखना है, यानी कि सॉरी बियॉन्ड रखना है। तो सबसे पहले तो एक लाइट रे पैरेलल गई जो कि डाइवर्ज होकर इधर गई, इसको आप पीछे की ओर मिलाओगे तो आपको फोकस से पास होता हुआ दिखेगा। सेकेंड को आपको दिखाना है ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जो सीधी चली गई, कहीं मुड़ी नहीं, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट चली जाती है। जैसे मिरर में था, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा वो सीधी जाएगी, वो वापस रिटर्न आके नहीं आएगी, ना ही वो रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे भी वही है। तो इमेज देखिए कहाँ बना, तो इन दोनों केस में आप मैच करो, दोनों का नेचर सेम बना, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बना है, साथ ही साथ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो वर्चुअल डायरेक्ट बना है। प्लस इसका भी देखिए, पहले वाले केस में भी हाईली डिमिनिश था, सेकंड वाले केस में भी देखिए ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा, इमेज का साइज कितना छोटा, यानी कि ये भी हाईली डिमिनिश्ड ही रहा। तो ये तो था हमारा कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन। इसमें दो ही केस हमें भरना है, कन्वेक्स लेंस वाले में हमें 6 केसेस था जो हमने पीछे देख लिया। आगे और है आपका, जब आपने इसमें देखा कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस या मिरर से लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, यानी कि उसे प्लेस करने की जगह हमेशा मिरर या लेंस से लेफ्ट होती है, तो ऑब्वियसली सी बात है लेफ्ट साइड में इधर तो होता है पॉजिटिव, हमने ग्राफ में देख रखा है, और इधर होता है नेगेटिव। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से डिनोट करते थे, उसकी वैल्यू जब भी हम लेंगे न्यूमेरिकल के सॉल्व करने में तो नेगेटिव में ही लेंगे। तो आइए हम कुछ साइन कन्वेंशन के बारे में आपको बता दें, फिर हम लेंस फॉर्मूला पे आएंगे, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, फिर पावर ऑफ द लेंस। तो सबसे पहले है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला मतलब u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस और f फोकल लेंथ, इन तीनों में क्या रिलेशन है लेंस में। मिरर में तो हमने देख लिया था कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, यहां भी सेम ही होता है, बस बीच में प्लस की जगह माइनस हमें लेना है। तो लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब आप कहोगे u भी अब क्या था, u था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस, और ये सारे डिस्टेंसेज ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाएगा। मिरर वाले में पोल से मेजर करेंगे और लेंस वाले में ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। f हमारा है फोकल लेंथ। ठीक है, ये तो हो गया मिरर फॉर्मूला, ये पहला क्या हुआ। दूसरा हमारा इसमें आना है मैग्निफिकेशन। सेम जैसे मिरर में था, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, मिरर में था -v/u, मतलब नेगेटिव में इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो कहलाता है मैग्निफिकेशन, या इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो को भी मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u, मिरर में था नेगेटिव में लेकिन लेंस में हो जाएगा पॉजिटिव में। और इसका एक और होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये दोनों हमेशा सेम रहता है, देयरफॉर v/u की वैल्यू और hi/में ho की वैल्यू, hi मींस हाइट ऑफ द इमेज, ho मींस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये दोनों हमेशा सेम रहेगा। तो हमने देख लिया ये दो फॉर्मूला का यूज होना है, लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें यही दोनों यूज होगा। आगे है साइन कन्वेंशन कि u, v, f, ho मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज हम नेगेटिव में लेंगे या पॉजिटिव में लेंगे। तो आइए तो बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो आप देखो हमने लिया कन्वेक्स लेंस, दूसरा लिया कॉनकेव लेंस। क्या क्या लेना है, u, v, f
HO और HI, ये 5 चीजें हमें चाहिए होती है। चलिए आते हैं U को। मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस और मिरर, इसलिए U को हमेशा हम नेगेटिव लेंगे, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव मिरर हो। B, लेंस में अगर रियल इमेज है तो पॉजिटिव होगा, वर्चुअल इमेज है तो नेगेटिव होगा। इसमें वर्चुअली बनता है हमेशा, इसलिए नेगेटिव ही रहेगा। F, कन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव होता है, कनकेव का हमेशा नेगेटिव होता है। HO हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज मेजर्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, और हाइट ऑफ द इमेज अगर रियल इमेज बन रहा है तो नेगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज बन रहा है तो पॉजिटिव होगा, और इसमें तो वर्चुअल ही हमेशा बनता है तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है। ये जो आपका है न्यूमेरिकल में बहुत मदद करेगा। कैसे करेगा मैं एक करके आपको बताऊंगा। अभी मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं। उम्मीद है आपका लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और ये साइन कन्वेंशन ये क्लियर हो गया होगा, जिसका यूज हम आप न्यूमेरिकल में करते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एग्जांपल लेके चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर kept in front of a convex lens of focal length at हम ले लेते हैं 75 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ। इसका फोकल लेंथ भी आपको दे रखा है 60 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज। और इसी न्यूमेरिकल के बेस पे हम आपको रे डायग्राम भी ड्रॉ करके बताएंगे, ताकि आपको अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आसानी से समझ में आ जाए। देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है, अब गौर से देखो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ये ऑब्जेक्ट साइज है। ऑब्जेक्ट साइज को हम बोलते हैं HO, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि है आपका 3 सेंटीमीटर, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन पॉजिटिव। आगे केप्ट एट इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस एट 75 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है -75 सेंटीमीटर। मैंने कहा था ना कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस और मिरर, सो U ऑलवेज इन नेगेटिव। आगे है फोकल लेंथ, F है आपका 60 सेंटीमीटर, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस का या कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। हमें फाइंड क्या करना है, V क्या होगा ऑफ इमेज पोजीशन, नेचर क्या होगा, मीन्स रियल है या वर्चुअल है, और साइज क्या होगा, मतलब HI क्या होगा। हमें ये 3 चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, U पता है और F पता है, तो लेंस फॉर्मूला में क्या था, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। तो देखिए 1/v तो हमें नहीं पता, 1/-75, 1/60, 1/v को यही छोड़ देते हैं। माइनस माइनस ये हो गया प्लस, नहीं, क्योंकि हमारा u नेगेटिव था और लेंस फॉर्मूला में यहाँ माइनस ही होता है, इसलिए दोनों साइन प्लस हो गया। जब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे इसका 1/60 के साथ ये प्लस में जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, ध्यान दो, 60 और 75 का एलसीएम होगा 300 यहाँ, तो 60 के टेबल में ये आता है 5 पे, तो यहाँ 5, 75 की टेबल में आता है 4 पे, तो हमारा 1/v = आ गया 9/300, तो v = हो जाएगा 300/9। अब ये कट रहा है तो काट देते हैं, 100/3 सेंटीमीटर, दैट इज 33.33 सेंटीमीटर। ये हमारा आएगा पोजीशन ऑफ द इमेज। अब आपके पास है, इसका मतलब v की वैल्यू हमारे पास आ गई, और ये v देखो ध्यान दो, v किस में आया है, पॉजिटिव में आया है। तो मैंने अभी क्या बताया साइन कन्वेंशन में कि अगर v पॉजिटिव हो इसका मतलब वो रियल एंड इन्वर्टेड है। तो नेचर क्या आ गया हमारा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि v जो आया है वैल्यू हमारा वो आया है पॉजिटिव में, और लेंथ में v पॉजिटिव होने का मतलब ये रियल एंड इन्वर्टेड है। चलिए अब आगे आते हैं। हमें पता है कि v/u = HI/HO होता है, तो सारी वैल्यू पुट करते हैं। v में हम अगर ये पॉइंट वाली वैल्यू लोगे तो आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी, तो हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं 100/3। ठीक है, v की वैल्यू है ना 100/3, u की वैल्यू हमारे पास में -75।
एच आई की वैल्यू हमें नहीं पता, जो फाइंड करना है। अब एच ओ की वैल्यू देखो ध्यान से, 3 सेंटीमीटर। चलिए अब ये हो गया हमारा 100/3 इंटू में 75, ये माइनस को हम यही शिफ्ट कर देते हैं, और ये 3 भी क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारा एच आई बचा। अब यहाँ पे तो क्या बचा, 25 3 जा और 25 4 जा। अब ध्यान दो, इमेज का साइज है 4/3, हमारे पास 25 से आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ओके, तो एच आई हमारा आ जाएगा -4/3, दैट इज, ये तो इमेज छोटा आ रहा है भाई, क्यों भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? 3 से आ गया हमारा, ठीक है। यहां से मिस्टेक हमने कर दी है। देखिए ये पॉजिटिव हो गया था, तो पॉजिटिव जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो नेगेटिव होगा ना, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। ये आ गया हमारे पास, इसको चलो मिटा ही लेते हैं हम। देखो ध्यान देना पेपरों में, ये तो मिस्टेक हो जाती है जनरली। तो ये हमारे पास आ गया 1/300, तो v की वैल्यू आ गई 300 सेंटीमीटर। ये आई इमेज पोजीशन। अब देखा आपने कितनी मिस्टेक हो गई एक छोटे से माइनस प्लस के कारण, तो हम यहां से सारा मिटा ही लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, v की वैल्यू आई है 300, u की वैल्यू है -75, एच आई हमें नहीं पता, और एच ओ हमारा है 3। अब ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, एच आई इक्वल टू 300 इंटू में 3, माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, 75 4 जा होता है, आ गया -12 सेंटीमीटर। अब आप बताओ साइज ऑफ इमेज क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर, और नेगेटिव है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होगा। देखा, एक छोटी सी मिस्टेक हमने की थी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो हमने कर लिया था, बट इसको शिफ्टिंग के बाद उसका साइन नहीं चेंज किया, जिसके कारण पूरा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो चुका। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हम प्लस माइनस पे थोड़ा ध्यान दें। तो अब मैंने कहा था कि इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आपके पास क्या है वो ध्यान दो, u आपके पास है 75, और v आपके पास है 300, और f आपके पास है 60। तो इसका मतलब है कि अगर लेंथ में f 2f f डैश 2f डैश, ठीक है, लेंथ में अगर o और f के बीच का डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, ये इतना सा है 60 सेंटीमीटर, और u हमारा 75 है, यानी कि 60 से बाहर है, तो इतना अगर 60 है तो ये पूरा हो जाएगा 120। हमें पता है ना कि इसका डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 120 है, और ये तो हमारे पास में u 75 है, इसका मतलब 120 से पहले ही है। तो ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, 60 से ज्यादा और 120 से पहले, इसका मतलब f और 2f के बीच में है कहीं। ये कौन सा केस बना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f। तो ध्यान दो, इसका रे डायग्राम क्या बना था, पहले पैरेलल, फिर फोकस से पास होगा, फिर ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए 2f से पीछे बना देगा, बनाना ये। तो आप न्यूमेरिकल के इंफॉर्मेशन के बेस पे आप रे डायग्राम आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आई होगी। आपको एनसीईआरटी बुक में 3-4 क्वेश्चन है, वो करके देख लो। लक्ष्मी सिंह की बुक में कई सारे क्वेश्चन है, उसे करो आप। सबसे बेहतर होगा आपके लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बुक ले लो, सिद्धार्थ वगैरह की आती है, कई सारे और भी पब्लिकेशन की है, उसे लो, उसे प्रैक्टिस करो। आप अगर गारंटी से कह रहा हूं कि अगर आपने 10 ईयर बुक को सॉल्व कर लिया तो आपके 90-95% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, एकदम आसानी से आ सकता है, बस ईमानदारी से पढ़ना होगा। सिर्फ बुक खरीद के घर में रखने से नहीं होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि 9th, 10th और 11th, 12th के बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के अलावे, ट्यूशन के क्लास के अलावे सेल्फ स्टडी के लिए 3 से 4 घंटे पर डे आपको चाहिए। तो आप टाइम को मैनेज करो, कैसे आप टाइम निकाल पाते हो, कैसे फ्रेंड्स के लिए भी टाइम निकालोगे, कैसे अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी टाइम निकालोगे, ये चीजें तो देखो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा कुछ करना है तो टाइम टेबल पे फॉलो करो, नहीं करना है तो वो तो आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी जिंदगी हम जी सकते हैं। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इससे अगले टॉपिक पे। हमने अभी लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल किया, अब अगला टॉपिक है पावर ऑफ द लेंस। टॉपिक है आपका पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, मींस पावर ऑफ द लेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेकिन फोकल लेंथ यहां पे मीटर में लेना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जनरली क्वेश्चंस में हमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ होता है,
उसे पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, या नहीं तो जो फॉर्मूला आपको दिया जाएगा उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा आ जाएगा। कैसे, वो देखिए। इसका फॉर्मूला होता है पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1 अपॉन में फोकल लेंथ यानी कि P इक्वल टू 1/f। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। इसका SI यूनिट होता है पावर ऑफ द लेंस का डाईऑप्टर, दैट इज कैपिटल D से डिनोट करना, कभी भी स्मॉल d यूज मत करना। चलिए अब अगर मान के चलो कई क्वेश्चन, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इफ फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस इज 120 सेंटीमीटर, थोड़ा हम बढ़ा दे रहे हैं, फाइंड पावर ऑफ दिस लेंस। कुछ नहीं करना, हमारे पास f कितना है 120 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो यहीं पे, या नहीं तो डायरेक्ट जब फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो 1/120 लिख के इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। क्योंकि जब 120 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड होगा, तो जब 120 के नीचे 100 जो होता है वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में चला जाता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, कितना आ जाएगा 5/6। पॉइंट में करेंगे हम। और एक बात और, कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव में ही रहेगा, इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया है यहाँ पे 120। इसका डिवाइड करेंगे तो 6 8 जा 48 और 6 3 जा 18, लगभग इतना के आसपास आपका डायोप्टर में आ गया। ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन जो डायरेक्टली फोकल लेंथ से आप पावर ऑफ द लेंस निकाल सकते हैं। सेम वे में अगर आपके पास हो इफ फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इफ इट्स पावर इज, मैंने दे दिया 0.4 डायोप्टर, पावर आपको दिया हुआ है। अब फोकल लेंथ चाहिए, कुछ नहीं करना है, f को यहां शिफ्ट कर दो, p को यहां शिफ्ट कर दो। f इक्वल टू 1/p दैट इज 1 अपॉन में 0.4। यहां जो आंसर आएगा आपका वो आएगा मीटर में, क्योंकि हमें पता है ना फोकल लेंथ मीटर में होता है। ये आ जाएगा 10 अपॉन में 4 दैट इज 2.5। 10 कैसे आया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट हमने हटाया तो 0 यहां आ गया। 2.5 सेंटीमीटर ये आया है मीटर में, क्योंकि मैंने ये बता रखा था ना कि पावर ऑफ द लेंस में फोकल लेंथ हमेशा मीटर में लेना होता है। तो यहाँ जो फोकल लेंथ आया मीटर में आया आपका। अब इसे आप चाहो तो सेंटीमीटर में लिखो या यही छोड़ दो, तो सेंटीमीटर में 250 सेंटीमीटर हो गया, है ना, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर करने में 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये तो हो गया पावर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसी में अगला टॉपिक है कि कई सारे लेंस को मिला के हम पावरफुल ये टेलीस्कोप बना लेते हैं। उसके बाद दूरबीन जो क्या नाम है बाइनोकुलर भी बनाते हैं, जो क्रिकेट मैच वगैरह हम लोग दोनों आंखें लगा के देखने के लिए यूज होता है। तो इस केस में जब कई सारे लेंस को आप कंबाइन करके पावरफुल लेंस बनाएंगे तो उस समय सिंगल लेंस जो एक कई सारे लेंस को कंबाइन करके बनेगा उसका फोकल लेंथ या उसका कंबाइंड पावर कैसे निकालेंगे। कंबाइंड पावर ऑफ द लेंस, जब तो कंबाइंड पावर जितने भी आपने लेंस को कंबाइन करना उसके पावर को ऐड कर दो, आपका कंबाइंड पावर आ जाएगा। कभी अगर फोकल लेंथ दिया हुआ हो तो आप कभी फोकल लेंथ को प्लस करके पावर मत निकालना, हमेशा पावर प्लस होगा, फोकल लेंथ प्लस नहीं होगा। तो फोकल लेंथ से पहले हमें सबका पावर सेपरेटली निकालना होगा, फिर उसे प्लस करना होगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। इफ 3 lenses of power 2.5 diopter, 0.4 diopter and -1.5 diopter, एक माइनस है यानी कि ये कनकेव लेंस आपका, इन तीनों को कंबाइन किया गया तो कंबाइंड पावर क्या होगी उस लेंस का जो एक लेंस बनेगा। तो P1 आपके पास है 2.5 डायोप्टर, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि दोनों कन्वर्जिंग लेंस है। P2 आपके पास है 0.4 डायोप्टर, P3 आपके पास है -1.5 डायोप्टर। तो कंबाइंड पावर P1 प्लस में P2 प्लस में P3, 2.5 प्लस 0.4 प्लस माइनस में 1.5 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.9 माइनस 1.5 क्या होगा 4.21, 1.4 डायोप्टर। ये कंबाइंड पावर ऑफ द लेंस हो गई। पॉजिटिव में आने का मतलब है कंबाइन होने के बाद वो कन्वेक्स लेंस ही रहेगा। ठीक है,
चलो इसी से फोकल लेंथ अगर निकालना तो क्या करेंगे, जिस जो कंबाइंड लेंथ हमारा बना है उसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो बस पावर पता है F इक्वल टू 1/p हमने देखा ही अभी 1/1.4 पॉइंट हटा करेंगे तो 10 अपॉन में 14 ये आ जाएगा 5 अपॉन में 7 जो कि बनेगा 0.7 डाइऑप्टर मीटर, क्योंकि पावर में फोकल लेंथ मीटर में होता है, अब इसे सेंटीमीटर में लिख दो 70 सेंटीमीटर आ गया फोकल लेंथ ऑफ दिस कंबाइंड लेंथ। इसी में क्वेश्चन दूसरा आ सकता है, फाइंड कंबाइंड पावर ऑफ द लेंस फॉर्म व्हेन 3 लेंस ऑफ फोकल लेंथ 90 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, इन 3 लेंस को जोड़ना है। 3 लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो इन तीनों लेंस को जब कंबाइन करते तो कंबाइन पावर क्या होगी, तो कभी भी हम इन फोकल लेंथ को प्लस करके पावर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमें क्या करना होगा, तीनों का सेपरेटली पहले पावर निकालना होगा। चलिए P1 इक्वल टू 1/F1 दैट इज 1/90 इंटू में 100, मैंने अभी कहा था ना कि 100 ऊपर शिफ्ट होता है 10/9 डायोप्टर। P2 1/F2 दैट इज 1/60 इंटू में 100 कटफुट के आ जाएगा हमारा 5/3 डायोप्टर। फिर हमने लिया P3 1/F3 दैट इज 1/30 इंटू में 100 0 0 कैंसिल 10/3 डायोप्टर। ये तीनों लेंस का हमें पावर आ गया। अब कंबाइन करेंगे, कंबाइन पावर P1 प्लस में P2 प्लस P3, तो कंबाइन पावर में दिस प्लस दिस, तो क्या आ जाएगा 10/9 प्लस में 5/3 प्लस में 10/3, एलसीएम आएगा 9, इसमें 10 प्लस में 3 से 15 प्लस में 3 से 30 40 यानी 55 अपॉन में 9 पावर आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ कंबाइन वाला, तो 1/p दैट इज 1 करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा 9/55, ये आ गया हमारा मीटर में, इसे हम सेंटीमीटर में कर लेंगे। 5 से 11 5 से 20 दैट इज 180 अपॉन में 11 सेंटीमीटर। अब इसे पॉइंट में कर लेना या ऐसे छोड़ देना या मिक्स फैक्टर में कर दो। ये आ गई हमारी कंबाइंड पावर, मतलब फोकल लेंथ निकालना पावर की हेल्प से। कंबाइंड पावर की हेल्प से कैसे फोकल लेंथ निकलेगा ये आपने देखा। इस लेंस में इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे लेंस वाले की चैप्टर में, मैंने मिरर वाले में पहले बता रखा है। अब इसमें कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। लॉजिकल क्वेश्चंस में जैसे स्विमिंग पूल में जब पानी भरा हुआ होता है, आपने देखा होगा उसका बॉटम हमें थोड़ा ऊपर दिखता है। ऊपर क्यों दिखता है भैया, जबकि उसका एक्चुअल डेप्थ तो कुछ और है और हमें दिखता है कुछ कम है। ऐसे ओशियन में जब हम बीच में जाते हैं तो वहां भी ऐसे ही दिखता है, एक्चुअल डेप्थ उसका कुछ और होता है दिखता कुछ और है। तो ऐसा होता क्यों है, तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन ही वजह है। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले टॉपिक में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा था कि जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में या रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करता है तो क्या होता है, लाइट रेज अपनी पाथ से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहां पे भी यही प्रिंसिपल काम कर रहा है। कैसे काम करेगा वो दिखाते हैं आपको। देखिए, मान के चलो आपके पास में एक बड़ा सा बर्तन है, उसमें हमने पूरा पानी भर दिया, ये पानी आपका भरा हुआ है, लेकिन इसका जो ये बॉटम है ये आपको यहां ना दिखे, लगभग यहां दिखेगा। ऐसा क्यों, जबकि एक्चुअल डेप्थ ये है, अब दिखेगा लेकिन ये ऐसा क्यों होता है भाई। तो होता क्या है, जब यहां से लाइट रे, मान के चलिए सरफेस यहाँ है, सॉरी ये लाइट सरफेस ओरिजिनल, यहां से लाइट रे यहां तक आई, यहां तक आई, इस पॉइंट को हमें देखना है। तो जो ही वाटर से, ये वाटर है और ये एयर है, एयर में हम खड़े हैं, तो हमने देखा था रिफ्रैक्शन में जब लाइट रे ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी में जाता है तो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां पे अगर आपने नॉर्मल डाला इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, तो लाइट रे ऐसे ना जाके थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, इधर भी थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ये सीधी। तो इसको जब आगे बढ़ाओगे और इसके जब सीधे में बढ़ाओगे तो यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। अब देखो, जगह यहाँ थी, दिख यहाँ रहा है, क्यों, क्योंकि लाइट रे जब ट्रेवल ज्यादा डेंसिटी से, मतलब हाइयर डेंसिटी टू रेयरर डेंसिटी में ट्रेवल करता है तो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट रे ऐसे जाती तो सीधी जाती, लेकिन वो जब वाटर से एयर में आया तो अवे हो गया नॉर्मल से, इसलिए उस चीज में बढ़ाओगे तो यहाँ पे दिखेगा। तो जो एक्चुअल डेप्थ थी वो हमें नहीं दिखी,
जबकि कम डेप्थ दिखी। ऐसे और भी क्वेश्चन है। जब हम ह्यूमन आई चैप्टर पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है, दोपहर के टाइम आप जनरली देखते होंगे। सुबह के टाइम मॉर्निंग में और इवनिंग में स्काई हमें रेड ऑरेंज कलर का क्यों दिखता है, रेनबो कैसे फॉर्म होती है, स्टार ट्विंकल क्यों करता है, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता। ये सब क्वेश्चन हम जब ह्यूमन आई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इसका डिटेल हम बनाएंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा आज का। आप वीडियो देखने के बाद कोशिश जरूर करें कि बुक को पढ़ने का। मैंने पहले भी कहा है कि YouTube जो है ना वो ज्ञान आपको नहीं दे पाता है जो ज्ञान एक टीचर आपको सामने से पढ़ा के देता है। मैं भी YouTube बना रहा, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, बट ये आपकी हेल्प जरूर करता है। ये जरूरी चीज भी है आजकल के समय के लिए। हम सोशल मीडिया टाइम है, टेक्नोलॉजी में सब कुछ है, तो हम इसे अपने आप को जिंदगी से दूर तो कर नहीं सकते। लेकिन आप कोशिश ये करें कि चैप्टर को रीड जरूर करें। एनसीईआरटी पहले पढ़ें। एनसीईआरटी में टू द पॉइंट चीजें डिस्क्राइब किया हुआ है, उसमें आपको कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी नहीं फालतू की लिखी हुई। और अदर बुक्स हैं जैसे दिनेश पब्लिकेशन की है, एस चांद पब्लिकेशन की है, लक्ष्मी सिंह की बुक जो आती है, इन सब में आपको जो डिटेल है थोड़ा बहुत ही वाइड, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो उतना पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप क्या करो, एनसीईआरटी को रीड करो, नोट्स वीडियो देखो, नोट्स पढ़ो, टीचर के द्वारा जो स्कूल में मिलता है वो पढ़ो। साथ में जब प्रैक्टिस की बात आती है तब आप एनसीईआरटी के करने के बाद लक्ष्मी सिंह अदर बुक्स को जरूर प्रेफर करो। 10 ईयर जो मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, ये सब जरूरी होता है हमारी स्टडी के लिए। अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ना चाहते हो तब। और सप्ताह में एक बार ध्यान रखो 7 दिन होते हैं। आपसे मैंने कहा कि 4 घंटे पर डे आप निकालो। सोने के लिए आप 6 घंटे काफी है मेरी नजर में। वैसे सोने को तो 10 घंटा दे दो तो कम है। मेरी नजर में 6 घंटे आप अगर सोते हो, 24 घंटे में 6 घंटे आपका चला गया, बचा 18 घंटे। 18 घंटे में आपका 9 घंटे हम स्कूल के लिए दे देते हैं, सुबह से लेकर जब तक छुट्टी होती है। चलिए उसमें हटा दिया, बचा 9 घंटे। आप 9 घंटे घर आते हो, 3 घंटे आपका कोचिंग में जाएगा, बच गया 6 घंटे। 2 घंटे आप अपने रिलैक्स होने के लिए दे दो, हल्का नैप ले लो, सो जाओ, आराम कर लो, दोस्तों के साथ मिल लो, टीवी देख लो, गाने सुन लो, डांस कर लो, योगा क्लास ज्वाइन कर लो, जो आपको करना है करो। 2 घंटा दे दो उसको, बचा ना 4 घंटे। अब इस 4 घंटे का इस्तेमाल आपको सेल्फ स्टडी के लिए करना है। हो सकता है कभी स्कूल से आपको जो काम मिला हो तो आप उस पर ध्यान दे सकते हो, क्योंकि वो भी सेल्फ स्टडी में ही इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जब भी छुट्टी मिले स्कूल से, जब हमें स्कूल नहीं जाना, तो मैंने जो स्कूल के लिए 9 घंटा बताया वो तो आपके पास पड़ा हुआ है। उस 9 घंटे का अगर आप 5 घंटे भी इस्तेमाल कर लेते हो ना वाजिब तरीके से, तो आपका सिलेबस मक्खन की तरह आगे बढ़ता जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखा ना, 1 से 2 महीने ऐसा अगर कर लेते हो तो 2 महीने बाद ही आपको लगने लगेगा अरे वाह हमारी सिलेबस तो लगभग कंप्लीट होने वाली है, अब तो रिवीजन का टाइम आ गया। रिवीजन में भी क्या होगा कि आप एक बार पढ़ोगे, हाँ ये तो मुझे याद है, आराम से लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ याद है कहने से नहीं चलता। आप जिस चीज को याद करो उसे लिख के देखो कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं कितना लिख सकता हूँ और कितना टाइम में लिखता हूँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है ना कि आप थोड़ा बहुत समझ गए मेरी बात को। आपको लगता होगा कि हम तो ऐसे बस कुछ भी बताते रहते हैं, लेकिन बेटे ऐसा कुछ है नहीं। आपको जिस क्लास में हो ना, ये आपके लिए एकदम बिल्डिंग टाइम है। अगर इसमें आपने समय का सदुपयोग कर लिया और अपने आप को इस पढ़ाई में झोंक दिया तो एवरेज 4 साल आपका 12वीं करने में चला जाएगा, 9, 10, 11, 12 करते करते। उसके बाद 3 साल 3.5 साल आपका चला जाएगा ग्रेजुएशन के। और इतना मैं गारंटी से कहता हूं, अगर 10+2 के बाद आपने एक सही सब्जेक्ट का चुनाव कर लिया, चाहे कोई भी सब्जेक्ट करो, और आपकी जिंदगी में कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा जो आपको एक आगे की लाइफ अच्छी बना के दे देगा। और अभी अगर आपने नहीं समझा इस चीज को तो फिर मैं नहीं कह सकता कि क्या हो सकता है। कोई अमीर है, किसी के पास पैसा है तो नहीं पढ़ के भी वो सुखी जिंदगी जी लेता है। लेकिन जो मीडियम क्लास फैमिली होती है, जिनके पिताजी नौकरी करने वाले हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, उनके लिए तो एक जॉब मिल जाना, 50,000 की 40,000 की नौकरी मिल जाए तो उसी में समझता है मतलब धन कुबेर हो गया और इसी में जिनकी सचमुच में हंस के जी लेता है। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आएगी और आप उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तो इस आज के लिए मेरे जो भाषण मैंने दिया उतना ही है, आगे नहीं दे रहा, आप लोग बोर हो जाओगे। तो हम आज वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। ये मैंने आज आपका रिफ्रैक्शन कंप्लीट कर दिया। रिफ्लेक्शन मैंने पहले वाले में दे रखा है और वीडियोज में, तो 4-5 वीडियो टोटल लगभग हुआ मेरा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। आप सारे देखें, अगर लगातार आप देखोगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और सिर्फ वीडियो ना देखो, आप कॉपी भी करके चलो। कॉपी करने से आपको फायदा ये होगा कि बार बार आपको मोबाइल देखना नहीं पड़ेगा। आप कॉपी में पढ़ के अपना टाइम बिता सकते हो। हर जगह मोबाइल में नेटवर्क होना कोई जरूरी तो है नहीं, तो कॉपी तो पढ़ सकते हैं ना। ओके, आज के लिए इतना ही।